पुनर्जन्म होने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि एक बदबूदार नाले में जाकर एक मोटी और क्रिस्पी सी एफेड्रा की स्ट्रिप ढूंढता हूँ और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल जाता हूँ, जिस पर वह मेरे गले के अंदर बुरी तरह तड़पने लगती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी उल्टी जैसा फील होने वाला दर्द सहता हूँ और उसे पूरी तरह निगल जाता हूँ, क्योंकि कामारे का एंड अब आने वाला है, जिस पर हर कोई उस आखिरी चीज से अवेकन होने वाला है जो उसने खाई थी। किसी ने क्रोकोडाइल प्रिजर्व्ड एग खाया था, जिस पर वह 100 मीटर का जायंट मॉस्किटो बन जाता है और सब कुछ डबोर करने लगता है। वहीं किसी ने फ्राइड चिकन विंग्स खाए थे, जिस पर उसके अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन अवेकन हो जाती है। जबकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने फास्ट राइड्स खाए थे, जिस पर मैं एक ऐसे माउस में बदल गया था जिसे देखकर हर कोई चिल्लाता था और मारने दौड़ पड़ता था। और फिर आखिर में मुझे एक अननोन बीस्ट ने हवा में उछाल दिया था। लेकिन अब जब मेरा रिबर्थ हो चुका है तो मुझे इनफाइनाइट डवोर मिल जाता है, जिस पर जितना ज्यादा और जितना पावरफुल डवोर करूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे वापस मिलेगी। और मुझे याद आता है कि मेरी पिछली जिंदगी में यह एपेड्रा का पीस बहुत जल्दी एक ऐसे पोट्री बॉडी में बदल जाता है जो हर चीज को डवोर करता रहता है, जिस पर इस समय मैं अपने सामने रखे ग्लास बॉक्स को देखता हूँ, जिसके अंदर एक क्रिम्सन कलर की एपेड्रा पड़ी होती है। उसका मोटा शरीर लगातार हिलता और मचलता रहता है। वह बिल्कुल किसी रेड इंसेक्ट जैसी दिखती है और मुझे पता होता है कि अगर मैं इसे डवोर कर लूं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अब बचा ही क्या है, अगर अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। यह सोचकर मेरा दिल पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर मैं अपनी स्लीव ऊपर करता हूँ और ग्लास बॉक्स के अंदर हाथ डालता हूँ ताकि उस म्यूटेंट एपेड्रा को पकड़ सकूं। लेकिन वह म्यूटेंट एपेड्रा लगातार पलटती और मचलती रहती है, जिस पर वह न सिर्फ मेरा हाथ खींचने लगती है बल्कि मेरी उंगली को भी काट लेती है। और फिर बॉक्स के अंदर खून फैलने लगता है, जिस पर फ्रेश ब्लड की स्मेल मिलते ही म्यूटेंट एपेड्रा और भी ज्यादा पागल हो जाती है। ये देखकर मैं तुरंत अपना गुस्सा दबा लेता हूँ, फिर तेजी से उस एपेड्रा को पकड़ता हूँ और एक जोरदार बाइट के साथ उसे सीधे अपने पेट में निगल जाता हूँ। जिसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस टू होस्ट फॉर सक्सेसफुली डिवोरिंग द म्यूटेंट एपेड्रा, जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड। जिस पर मैं तुरंत देखने लगता हूँ कि यह नई सीक्वेंस मुझे क्या देने वाली है। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी उंगली से जो मांस और फ्लैश पहले कटकर अलग हो गया था, वहां से अचानक काउंटलेस ब्लड रेड थ्रेड्स निकलने लगते हैं। फिर वह थ्रेड सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मेरी चोट को पूरी तरह लपेट लेते हैं और फिर उसी जगह पर नया फ्लैश और नई स्किन उगने लगती है, जिसे देखकर मैं समझ जाता हूँ कि यह एबिलिटी सेवर्ड लिम्ब रिजेनरेशन की है। इसके बाद मैं अपने शरीर के अंदर एक बेहद खतरनाक और भारी पावर को उठता हुआ फील करता हूँ। मेरा पूरा शरीर जैसे एंडलेस एनर्जी से भर जाता है, जिस पर मैं तुरंत मिरर के सामने जाता हूँ और खुद को देखने लगता हूँ। लेकिन मिरर में खुद को देखकर मैं एक बार फिर से शॉक्ड रह जाता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट जो पहले लगभग 1.7 मीटर थी अब सीधे 1.9 मीटर हो चुकी होती है और मेरे ब्लैक हेयर अब लंबे रेड हेयर में बदल चुके होते हैं। वहीं मेरी ग्रे ब्राउन आईज भी अब पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। फिर मैं अपने शरीर को ध्यान से चेक करता हूँ, जिस पर मुझे पता चलता है कि मेरे राइट हैंड की हथेली में एक माउथ उगाया है। वह बिल्कुल किसी एबीज जैसा दिखता है, जिसके अंदर दर्जनों छोटे और बेहद शार्प टीथ होते हैं और उसकी फीलिंग बिल्कुल उसी म्यूटेंट एपेड्रा जैसी होती है जो दुश्मनों का ब्लड एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन यह देखकर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि अभी डार्क टर्नाइल शुरू भी नहीं हुआ है और मैं पहले ही ऐसा बन चुका हूँ। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस हालत में बाहर गया तो शायद मैं बाहर निकल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आता है, मेरे लंबे रेड हेयर वापस नॉर्मल हो जाते हैं और मेरी हथेली का वह माउथ भी गायब हो जाता है। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि यह पावर जरूरत पड़ने पर खुद को छुपा भी सकती है। जिस पर मैं तुरंत अगला टारगेट याद करता हूँ। मुझे याद आता है कि बिग शिली के एक इनविजिबल रिच मैन के पास एक रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन रखा हुआ है और मुझे अच्छी तरह याद होता है कि डार्क टर्मोइल शुरू होने के बाद वही इलेक्ट्रिक बारबेरियन अपने आप में एक बेहद खतरनाक एग्जिस्टेंस बन जाता है जो टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर सकता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसे डवोर कर लूं और उसकी जेनेटिक सीक्वेंस को अपने अंदर मर्ज कर दूं तो शायद मैं और भी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी अनलॉक कर सकता हूँ। लेकिन अपनी अभी की आइडेंटिटी के साथ उस रिच मैन तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि उसकी एक डॉटर भी है जो त्सिंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिस पर मैं तुरंत अपना सामान उठाता हूँ और सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता हूँ। इसके बाद जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ तो मैं अपना समय वेस्ट नहीं करता, क्योंकि यान शाओतियान वहां पढ़ती है। उसका फैमिली बहुत लो प्रोफाइल रहता है ताकि किसी को यह पता ना चल सके कि वह एक रिच सेकंड जनरेशन है। जिस पर वह हर दिन स्कूल से निकलने के बाद कभी भी ओपनली कार में नहीं बैठती। फिर जब मैं पार्क में पहुंचता हूँ तो मुझे थोड़ी दूर पर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उसका टेम्परामेंट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वह ऐसी लगती है जैसे उसके अंदर एक अलग ही चार्म हो। जिस पर तभी दूर से एक लग्जरी कार आती दिखाई देती है और फिर उसके अंदर से 3 बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। इसके बाद एक ओल्ड बटलर चुपचाप जाकर कार का डोर खोलता है
और यान शाओतियान कार में बैठकर जाने ही वाली होती है। तभी मैं सीधे उनके सामने निकल कर आ जाता हूँ। फिर मैं आराम से उन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखकर कहता हूँ, ये सब गलत लग रहा है, ये तो किडनैपिंग जैसा है। जिस पर यान शाओतियान मेरी तरफ बिल्कुल इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके ये तीनों बॉडीगार्ड्स प्रोफेशनल हैं और ये सब मिलिट्री वेटरन्स हैं जो कई लेयर्स की स्क्रीनिंग के बाद उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बने हैं। लेकिन फिर मैं बिना कुछ बोले कैजुअली एक पंच मारता हूँ, जिस पर उस बॉडीगार्ड का चेहरा तुरंत मुड़ जाता है और वह बिना चीखे सीधे 5 मीटर दूर जाकर उड़ जाता है। फिर वह पीछे वाले ट्री से जाकर टकराता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। यह देखकर यान शाओतियान की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं, जबकि बाकी बचे दो बॉडीगार्ड्स भी पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने मैं सिर्फ एक पंच मारकर किसी को 5 मीटर दूर उड़ा देता हूँ। जिस पर वे दोनों सोचने लगते हैं कि क्या यह सच में इंसान है। वहीं मैं खुद भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद मैं खुद रोल्स रॉयस के पास जाता हूँ। फिर पहले हल्का सा किक मारकर उसकी मजबूती चेक करता हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी ताकत से अपनी टांग घुमाता हूँ और सीधे रोल्स रॉयस पर किक मार देता हूँ, जिस पर पूरी कार लगभग 3 मीटर दूर खिसक जाती है और फिर उसकी साइड डोर बुरी तरह अंदर धंस जाती है और पूरी तरह डिफॉर्म हो जाती है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा सुन्न पड़ जाता है, जबकि यान शियाओतियान पूरी तरह स्टैंडर्ड खड़ी रह जाती है और बाकी दोनों बॉडीगार्ड्स डर के मारे सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ और सीधे यान शाओतियान के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर वह घबराकर कहती है, तुम क्या चाहते हो, किडनैपिंग या रॉबरी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अभी यान नानजी को कॉल करती हूँ, जिस पर वह रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन भेज देगा। जिस रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन को उसने कलेक्ट किया था वही मुझे चाहिए। एक हाथ से बारबेरियन दो और दूसरे हाथ से अपनी जान बचाओ। यह सुनकर यान शाओतियान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे किडनैप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में पता चलता है कि मुझे सिर्फ वही रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन चाहिए जिसे उसके फादर ने कलेक्ट करके रखा है। लेकिन इस समय सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है, जिस पर यान शाओतियान मजबूरी में अपना मोबाइल निकालती है और फिर यान नानजी को कॉल करके जल्दी से पूरी सिचुएशन और मेरी डिमांड बता देती है। उसी समय टिएनशिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा होता है, जिसके चेहरे पर अथॉरिटी साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसे यह कॉल मिलती है उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है, जैसे किसी ने उसके सबसे बड़े एनिमी को छू लिया हो। वह तुरंत गुस्से में बोलता है, दारू सिटी में किसी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को हाथ लगाए? तुरंत मिलिट्री को इन्फॉर्म करो, उन्हें बोलो कि अपने सबसे इलीट लोग भेजें और अभी के अभी भेजें। इसके बाद वह फिर बोलता है, साथ ही दारू सिटी की सबसे हाई लेवल मेडिकल टीम को भी बुलाओ। उन्हें बोलो कि सबसे बेस्ट इक्विपमेंट लेकर आएं, फिर एक जगह फिक्स करके स्टैंड बाय पर रहें ताकि इमरजेंसी में तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। मैं खुद अभी आता हूँ। यह सब अरेंज करने के बाद यान नानजी ड्राइवर से कहता है कि पहले घर चलो और वहां से वह छोटा कंप्यूटर लेकर निकलो। इधर यान शाओतियान मेरी तरफ देखकर कहती है, मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, मेरे फादर आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। फिर कुछ देर बाद मैं बोलता हूँ, 2 दिन बाद लैनशिंग के ऊपर एक ऑरोरा गुजरेगी, जिस पर ऑर्किड स्टार के सारे क्रिएचर्स म्यूटेट होकर म्यूटेंट बीस्ट्स बन जाएंगे और फिर दुनिया का पूरा ऑर्डर टूट जाएगा। सोसाइटी ऐसी केओस में चली जाएगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। फिर मैं आगे कहता हूँ, वही इलेक्ट्रिक पल्स भी एक टेरिफाइंग म्यूटेंट बीस्ट बन जाएगा। अगर तुमने उसे नहीं संभाला तो तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह मर जाएगी। मानो या मत मानो, मुझे वह पल्स मुफ्त में नहीं चाहिए। इसके बदले में तुम्हें पहले से यह लाइफ सेविंग खबर दे रहा हूँ और यह एक फेयर डील है। यह सब सुनकर यान शाओतियान कुछ नहीं बोलती। वह बस मुझे ऐसे देखती रहती है जैसे मैं कोई पागल हूँ। फिर वह धीरे से सिर हिलाती है, जिस पर मैं बिना कुछ और बोले अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पर एक कट लगा देता हूँ। अगले ही पल मेरी उंगली से खून निकलता है, लेकिन फिर उसी वक्त मेरी उंगली पहले जैसी ठीक होने लगती है। यह देखकर दूर खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और यान शाओतियान भी शौक में वहीं खड़ी रह जाती है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हारी फैमिली की इंडस्ट्री चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब डार्क टर्मोइल आएगा तब हर तरह का सामान बहुत कम हो जाएगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। फिर मैं आगे बोलता हूँ, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भी खाना पीना और सरवाइव करना पड़ता है और मैं भी इसका एक्सेप्शन नहीं हूँ। इस तरह की दुनिया में अकेले चलना कभी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, इस ट्रबल्ड वर्ल्ड में मुझे यान फैमिली की जरूरत है और मेरे लिए यान फैमिली एक बहुत अच्छा चॉइस है। अगर हम साथ काम करें तो दोनों का फायदा होगा। यह सुनकर यान शाओतियान धीरे से कहती है, मैं समझ गई, मैं ये सब अपने फादर को बता दूंगी, फिर उनके साथ डिस्कस करूंगी और जितना जल्दी हो सके तुम्हें जवाब दूंगी। उसी समय दूर से इमरजेंसी व्हीकल्स की आवाज आने लगती है। फिर कई आर्मर्ड व्हीकल्स
वहां आकर रुक जाते हैं, जिस पर एक मिडिल एज्ड आदमी कार से उतरता है और तेजी से आगे आता है। वह यान नानजी होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बुरी तरह डैमेज्ड रोल्स रॉयस पर पड़ती है, उसका दिल एकदम बैठ जाता है। लेकिन अगले ही पल जब वह यान श्याओतियान को सही सलामत देखता है तो वह राहत की सांस लेता है। मैं एक नजर उन हेविली आर्मर्ड मिलिट्री लोगों की तरफ देखता हूँ और फिर बिना किसी डर के यान नानजी की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, बॉस यान, जो चीज मुझे चाहिए थी क्या वह लाए हो? यह सुनकर यान नानजी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला इंसान इतना यंग होगा। फिर वह धीरे से कहता है, यह वही है जो तुम चाहते थे। इतना कहकर वह एक सूटकेस मेरी तरफ फेंक देता है, जिस पर मैं उसे पकड़ता हूँ और खोल देता हूँ। उसके अंदर एक ब्लू इलेक्ट्रिक बारबारियन रखा होता है। उसके शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। मैं बिना कुछ बोले उसे हाथ में उठाता हूँ और फिर सीधे उसे खाना शुरू कर देता हूँ। यह देखकर यान नानजी और यान श्याओतियान दोनों पूरी तरह स्टंड रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। वहीं पास खड़े मिलिट्री वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्हें कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी मिल गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक बारबेन को खाने के बाद मेरे शरीर से अचानक बिजली जैसी एनर्जी निकलने लगती है। यह देखकर यान नानजी गहरी सांस खींचता है, क्योंकि वह जानता है कि इस इलेक्ट्रिक बारबेरियन की पावर इतनी डेंजरस है कि वह एक मीडियम साइज्ड म्यूटेंट बीस्ट को भी खत्म कर सकता है। उसी समय मेरे दिमाग में फिर वही आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट, सक्सेसफुली डिवोर्ड इलेक्ट्रिक बारबियन, जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड। जिस पर अगले ही पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मेरे छोटे ब्लैक हेयर अचानक लंबे रेड हेयर में बदल जाते हैं और मेरी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। फिर मैं अपने दोनों हाथ आगे करता हूँ और अपनी 10 उंगलियों के बीच एक ब्लड बॉल बनाना शुरू करता हूँ। अगले ही पल वह ब्लड बॉल हवा में एक्सप्लोड कर जाता है, जिस पर वहां मौजूद सभी मिलिट्री लोगों के शरीर में एक बहुत तेज इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता है और फिर वे सब जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यान श्याओतियान और यान नानाजी को कुछ नहीं होता। फिर मैं आखिरी बार उन फादर और डॉटर की तरफ देखता हूँ और फिर अगले ही पल मैं अंधेरे में गायब हो जाता हूँ, क्योंकि डार्क टर्नाइल शुरू होने में अब एक दिन से भी कम टाइम बचा होता है और मेरे पास डवोर करने का सिर्फ एक आखिरी मौका बचा होता है। मुझे टर्मोइल शुरू होने से पहले उसे डवोर करना ही होगा। जिस पर मुझे अचानक याद आता है कि ग्रेट रू क्लैन के जू में एक स्पेशल ईगल रखा गया है। उसके शरीर पर अजीब टैटूज हैं और उसके फेदर्स लोहे जितने हार्ड हैं। अगर मैं उसे डवोर कर लूं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास ब्लड कंट्रोल है और थंडर की पावर भी है। मुझे बस एक फ्लाइंग एबिलिटी की कमी है, जिस पर अगले दिन मैं सीधे ग्रेट रू जू पहुंच जाता हूं। फिर मैं उस केज के सामने पहुंचता हूं जहां उस स्पेशल फियरस ईगल को रखा गया था। लेकिन वहां पहुंचते ही मैं शॉक में रह जाता हूं, क्योंकि वह फियरस ईगल पहले ही म्यूटेट हो चुका होता है। उसके काले फेदर्स अब स्टील जैसे लग रहे होते हैं और उनमें से एक डरावनी ठंडी चमक निकल रही होती है। हल्की रोशनी में माओजी अचानक ऐसे काउंट डाउन करने लगता है जैसे कोई जहरीली जीभ फुसफुसा रही हो, और उसी समय वह फियर ईगल अपनी तेज चोंच से पागलों की तरह आयरन केज पर वार करने लगता है, जिस पर कुछ ही सेकंड में वह केज को तोड़ देता है और फिर सीधे मेरी तरफ अटैक कर देता है। यह देखकर मैं हल्का सा गाली देता हूँ। फिर मेरी आंखों में उस ईगल की मूवमेंट अचानक बहुत स्लो और क्लियर दिखने लगती है। उसकी हर मूवमेंट मुझे साफ दिखाई देने लगती है, जिस पर मैं एक हाथ से उसकी चोंच पकड़ लेता हूँ और फिर उसे सीधे जमीन पर पटक देता हूँ। जिसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस, सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। फिर अगले ही पल मुझे फील होता है कि मेरे पीछे कुछ निकल रहा है और फिर मेरी पीठ के पीछे अचानक एक बहुत बड़ी ब्लैक विंग्स की पेयर निकल आती है। वह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। फिर मैं सीधे आसमान में उड़ जाता हूँ और हवा में तेजी से ऊपर जाने लगता हूँ। तभी अचानक मेरा मोबाइल बजने लगता है, जिस पर मैं कॉल उठाता हूँ और दूसरी तरफ से यान श्याओतियान की कांपती हुई आवाज आती है। वह कहती है, मोबेई, यहाँ कुछ हो गया है। कुछ ह्यूमन हार्ट मॉन्स्टर्स हमारे पास घुस आए हैं। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? उसकी आवाज हल्की कांप रही होती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह बहुत घबरा चुकी है। जिस पर मैं बिना कुछ सोचे सीधे हाँ बोल देता हूँ। यान श्याओतियान के दिए हुए एड्रेस के हिसाब से मैं बहुत जल्दी एक वेयरहाउस के पास पहुंच जाता हूँ। उसी वेयरहाउस में बहुत सारा सामान रखा होता है। ज्यादातर वह ऐसे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिन्हें बहुत समय तक स्टोर किया जा सकता है। और उसी वेयरहाउस के अंदर 2 मॉन्स्टर बड़ी खुशी से इधर उधर देख रहे होते हैं। उनमें से एक पिग नोज वाला आदमी होता है, जिसका शरीर पूरा मोटा और भद्दा होता है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब जबकि बॉस ने यह वेयरहाउस अपने कब्जे में ले लिया है तो अब हमें फ्यूचर में खाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जिस पर उसके पास खड़ा दूसरा आदमी, जो करीब 3 मीटर लंबा होता है और जिसके सिर पर सींग निकले होते हैं, हंसते हुए कहता है, डार्क टर्मल आने के बाद मुझे पेंटिंग कंट्रोल करने की पावर मिल गई है। सच में भगवान ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। अब हम जो चाहें वह कर सकते हैं। इतना कहकर वह हॉर्नडियन मैन चमकती आंखों के साथ यान श्याओतियान की तरफ बढ़ता है। फिर उसकी तरफ देखकर गंदी हंसी हंसता है। वह कहता है, बॉस, यह लड़की तो काफी अच्छी है। जिस पर पिगनोज वाला आदमी भी उसके साथ गंदी बातें करने लगता है। उन दोनों की बातें सुनकर यान श्याओतियान का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है, जबकि यान नानजी तुरंत उसके सामने आकर उसे अपने पीछे छुपा लेता है। वह उन दोनों को घूरते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है
जाता है। तभी अचानक वेयरहाउस की छत में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और फिर मैं एक गिरते हुए मीटर की तरह सीधे ऊपर से वेयरहाउस के अंदर आ गिरता हूँ। यह देखकर यान शाओतियान अचानक राहत की सांस लेती है। वहीं हॉर्न मैन और पिग नोज मैन मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर हॉर्न मैन हंसते हुए कहता है, अरे मुझे लगा यहाँ सिर्फ हम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान का फेवर मिला है, लेकिन लगता है तुम्हें भी कुछ मिला है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, बच्चे समझदारी इसी में है कि हमारे काम में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे इन दोनों स्कमबैग्स से बात करने का कोई शौक नहीं होता। जिस पर अगले ही पल मैं सीधे एक स्लैप मारता हूँ और सिर्फ उसी एक स्लैप में वह हॉर्नेड मैन वहीं मर जाता है। यह देखकर पूरा वेयर हाउस अचानक शांत हो जाता है। कोने में छुपे हुए वर्कर्स पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिन दो मॉन्स्टर्स से वह अभी तक डर रहे थे उनमें से एक को मैंने सिर्फ एक थप्पड़ में खत्म कर दिया था। इसके बाद मैं धीरे धीरे यान शाओतियान और यान नानजी के पास जाता हूँ। यान नानजी अभी भी यान शाओतियान को अपने पीछे छुपाकर खड़ा होता है, जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, पिछली बार जो बात हुई थी उसके बारे में क्या सोचा? यह सुनकर दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर यान शाओतियान धीरे से पूछती है, अगर हम तुम्हारे साथ काम ना करें तो क्या तुम हमें खा जाओगे? यह सुनकर मैं सीधे बोलता हूँ, मुझे इंसानों को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डार्क टनल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी तुम्हारा क्या प्लान है? यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर उनमें से कोई कहता है, अगर मोबेई नहीं आता तो हम सब अभी तक मर चुके होते। अब हमें क्या करना चाहिए? हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। यान नानजी भी मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे मैं उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। उसके दिमाग में बस यही चलता है कि अगर वह मेरे साथ रहेगा तो शायद वह जिंदा बच सकता है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, डार्क टर्मल बहुत जल्दी आने वाला है और जब वह आएगा तब दुनिया का पूरा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी सबसे जरूरी चीज एक सेफ जगह ढूंढना है जहां हम बेस बना सकें। यह सुनकर यान नानजी तुरंत बोलता है, मेरे पास माउंटेन के बीच में एक विला है, उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है और उसका मटेरियल भी बहुत हाई क्वालिटी का है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम वहां जा सकते हैं। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ और फिर हाँ में सिर हिला देता हूँ, क्योंकि सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है। डार्क टर्मोइल आने के बाद हर तरह का सामान कम हो जाएगा और बाद में एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा। ऐसे में एक सेफ शेल्टर होना बहुत जरूरी है। फिर मैं कॉर्नर में खड़े उन वर्कर्स की तरफ देखकर कहता हूँ, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं वह मेरे साथ आ सकते हैं। फिर मैं आगे कहता हूँ, लेकिन याद रखना, डार्क टर्नाइल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस और क्रूअल है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें बिना किसी सवाल के मेरी हर बात माननी होगी। यह सुनकर सभी लोग एक साथ सिर हिलाते हैं और कहते हैं, समझ गए। जिस पर मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाता हूँ। फिर सबको लेकर उस विला की तरफ निकल जाता हूँ। 1 घंटे बाद माउंटेन के बीच बने उस विला में यान शाओतियान और यान नानजी मेरे सामने सोफा पर बैठे होते हैं। फिर यान नानजी पूछता है, मोबेई, क्या हमें अभी और सप्लाईज कलेक्ट करनी चाहिए? आखिर हम लोग अब काफी ज्यादा हैं। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, बिल्कुल, हमें और सामान कलेक्ट करना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम फॉरबिडन लैंड के रिसोर्सेज हासिल करें, क्योंकि पहला फॉरबिडन लैंड बहुत जल्दी खुलने वाला है और उसके अंदर की चीजें बाहर के सामान से 100 गुना ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। यह सुनकर यान शाओतियान और यान नानजी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि उन्हें समझ नहीं आता कि फॉरबिडन लैंड क्या होता है, लेकिन वह मुझसे और सवाल नहीं करते। फिर यान शाओतियान धीरे से पूछती है, तुमने पहले कहा था कि अगर हमने उस इलेक्ट्रिक बारबेरियन को नहीं लिया होता तो डार्क टर्बुल आने के बाद हम सब मर जाते, क्या ये सच है? जिस पर मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, जब डार्क टर्नाइल शुरू होगा तब ऑरोरा पूरी ब्लू स्टार पर फैल जाएगी और कुछ लोगों को अवेकन होने का मौका मिलेगा, लेकिन वह किस में बदलेंगे यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑरोरा आने से पहले उन्होंने आखिरी बार कौन सा जानवर खाया था, और इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी तरह रैंडम होती है। मैंने उन दोनों को यह प्रिंसिपल अच्छे से समझा दिया, लेकिन फादर और डॉटर को कुछ खास समझ नहीं आया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारा सामान जमा किया और फिर मैंने उन दोनों को अलग अलग एक एक चीज खाने को दी। दर्जनों तरह की चीजें एक साथ रखी हुई थीं और उनका टेस्ट इतना अजीब था कि उसे वर्ड्स में बताना मुश्किल था, लेकिन स्ट्रांग बनने के लिए दोनों बिना कुछ सोचे वह सब खा लेते हैं। जिस पर यान शाओतियान बार बार मुझसे पूछती है, अब ठीक है ना, अब सब सही है ना? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, कल जब ऑरोरा पूरी ब्लू स्टार पर फैलेगी तब तुम्हें इसका इफेक्ट दिख जाएगा और कल पहला फॉरबिडन लैंड भी खुलेगा। उस समय तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। इसके बाद जल्दी ही अगला दिन आ जाता है। डार्क यूनिवर्स की गहराई में अचानक एक हल्की नीली ऑरोरा दिखाई देने लगती है और अगले ही पल वह ऑरोरा बहुत तेज स्पीड से पूरी ब्लू स्टार को कवर कर लेती है, जिस पर पूरी ब्लू स्टार पर डार्क टर्नाइल शुरू हो जाता है। ऑरोरा की रोशनी पड़ते ही ब्लू स्टार के बहुत से एनिमल्स और इंसानों में अजीब चेंजेस होने लगते हैं और वही चीज बाद में उनकी रियल पावर बन जाती है।
उधर विला में यान श्याओतियान पूरी रात डरी हुई बैठी रहती है, लेकिन फिर अचानक उसे अपने शरीर में चेंज फील होने लगता है। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन लाइट दिखाई देने लगती है और फिर उसके पीछे सनफ्लावर जैसी एक गोल्डन पैटर्न बन जाती है, जिसके बाद उसके हाथों से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। वहीं यान नानजी के शरीर में भी चेंज होने लगता है। उसकी हाइट सीधे 3 मीटर तक पहुंच जाती है। उसका शरीर मसल्स से भर जाता है और उसके माथे पर एक पेयर बड़े और मजबूत हॉर्न्स निकल आते हैं, जिस पर वह एक्साइटेड होकर बोलता है, ये फीलिंग, ये एंडलेस पावर, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरा वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, डार्क टर्बल शुरू हो चुका है और पहला फॉरबिडन लैंड भी अब आने वाला है। हमें जल्दी वहां जाना होगा ताकि हम रिसोर्सेज कलेक्ट करके खुद को और स्ट्रांग बना सकें। जिस पर हम सब तुरंत कार में बैठते हैं और फॉरबिडन लैंड की तरफ निकल जाते हैं। करीब 2.5 घंटे बाद हम फॉरबिडन लैंड के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर पर यान शाओतियान का क्लासमेट ली हुआन भी कुछ लोगों को लेकर वहां खड़ा होता है। वह सामने का सीन देखकर अजीब एक्सप्रेशन बनाता है। वह मन ही मन सोचता है, यह गरीब मोबेई आखिर यान फैमिली के साथ कैसे जुड़ गया। और फिर वह भी अपनी कार उस मिस्टीरियस व्हर्लपूल के अंदर ले जाता है, जिस पर उसके साथ खड़ा एक आदमी पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए। ली हुआन कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, बॉस ने हमें यहाँ की सिचुएशन पता करने के लिए भेजा है और जब मोबेई जैसे लोग अंदर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब हमारे पास भी पावर्स हैं, डरने की क्या बात है। फॉरबिडन लैंड के अंदर पूरा अंधेरा होता है, चारों तरफ काले और घने पेड़ होते हैं और ऊपर आसमान में एक ब्लड रेड सन दिखाई देता है। उसी समय सामने के जंगल से अचानक बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई भेड़िया चिल्ला रहा हो। यह सुनकर कार में बैठे सभी लोग डरकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, फॉरबिडन लैंड में डार्क साउंड स्पिरिट्स होते हैं, तुम उन्हें एलियन क्रिएचर्स की तरह समझ सकते हो। इसके बाद मैं धीरे से ब्रेक लगाता हूँ और यान नानजी की तरफ देखकर कहता हूँ, बॉस यान, अब आप कार चलाओ, मैं आगे रास्ता साफ करता हूँ। यान नानजी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं कार से बाहर कूद जाता हूँ। अगले ही पल सामने के फॉग के अंदर से कई काले साए बाहर निकल आते हैं। वे सभी करीब 2 मीटर लंबे होते हैं। उनके शरीर पर काला धुआं लिपटा होता है और देखने से ही साफ पता चलता है कि वे नॉर्मल इंसान नहीं हैं। यह देखकर यान नानजी घबरा जाता है। फिर वो बोलता है, मोबेई, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो लेकिन सामने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैं भी नीचे उतरकर तुम्हारी मदद करता हूँ। श्याओतियान, तुम कार चलाना। इतना कहकर वह कार का डोर खोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैं बस अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और अगले ही पल सामने खड़े 6 डार्क साउंड स्पिरिट्स वहीं फट जाते हैं। उनके शरीर ऐसे टूटते हैं कि वहां खून का एक कतरा तक नहीं बचता। यह देखकर यान नानजी कार का डोर खोलते खोलते रुक जाता है। उसका पूरा चेहरा शॉक से भर जाता है, क्योंकि जिस डार्क साउंड स्पिरिट का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, उसे मैंने